टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी चैप्टर करने वाले हैं और पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अचानक क्या क्या हो जाता है हमारी पृथ्वी में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पृथ्वी के कई सारे परिमंडल पढ़े, जिसमें हमने वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये सारे मंडल पढ़े। इसी में हम जो स्थलमंडल हमने पढ़ा था, हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे कई सारी प्लेटें हैं, ये आपस में गति करती रहती हैं। गति करने का मतलब एक्टिव है, हिलती रहती हैं, ठीक है। और ये आपस में हिलती रहती हैं और चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो मैग्मा पिघलता है उसी के कारण ये प्लेटें गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। ये बगल में आप क्या जानते हैं इसमें बताया गया है। ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया किस तरीके से है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ते हैं। बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं। बल जितने होते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। सतह पर जो उत्पन्न होते हैं उसे बाह्यजनिक बल यानी ऑक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जिसे अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी ये आकस्मिक बल है, अचानक आए हुए। भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, ये अचानक ही आते हैं। ये आकस्मिक बल या आकस्मिक गति कहलाती है। आइए एक ये स्थल रूप का विकास इसमें बताया गया है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, उसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है। आइए पहले जानते हैं। पृथ्वी गतियाँ अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल में डिवाइड कर रखी हैं, दो भागों में बांट रखा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है वो है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो है वो देखने को मिलता है। इसमें भूकंप है, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना और भूस्खलन होना, ये तीनों आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं। और एक है पटल निरूपण बल और इसके नीचे है पर्वत निर्माणकारी बल। ये तो अंतर्जनित बल हैं और समय समय पर ये बल पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी भी ऊपर की ओर आ जाता है और भूस्खलन भी देखने को मिलता है और भूकंप तो आए दिन देखने को मिलते ही रहते हैं। बाह्यजनित बल के पढ़ते हैं। बाह्यजनित अपर्दन और निक्षेपण को कहा जाता है। मिट्टी का कटना अपर्दन कहलाता है। या तो मिट्टी नदी से बहकर कटने लगती है या फिर अपने आप निक्षेपण होने लगता है। कटाव मिट्टी का स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तब होता है जब इसको रोकने के लिए हम अधिक पेड़ लगाते हैं तो निक्षेपण अपर्दन कम होता है, ठीक है। और अगला है पवन, उससे नीचे समुद्री तरंग और सबसे लास्ट जो है वो है हिमानंद।
और ये एक्चुअली ये है कि जो बाह्यजनित है इसमें पानी के बारे में समुद्र की तरंगे देखी होगी आप लोगों ने, समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी को समुद्री तरंग कहते हैं। ये हिमानन या हिमनन जो होता है ये बर्फ़ की कई सारे बर्फ़ का पिघल कर एक हिमनन बन जाता है, उसको कहा गया है। तो ये सारा का सारा पृथ्वी की गति में आता है, पृथ्वी की गतियों में आता है, और इसे ही दो भागों में विभाजित किया गया, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, जो कि अभी हमने इस पूरे चार्ट को पढ़ा और समझा। आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और जानकारी लेते हैं। इसमें बताया गया स्थल मंडलीय प्लेट भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं और जिन पर महाद्वीप महासागर की सतह टिकी है। कुछ प्लेटें हैं जो भूप्रपटी में हैं और उन्हीं पर ही हमारे महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है, इस चीज़ को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी का चित्र दिया हुआ है, ये पूरा ज्वालामुखी का चित्र है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये पूरा ज्वालामुखी का चित्र है। ज्वालामुखी क्या है? ये भूप्रपटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र यानी छेद होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं। जैसा कि ये आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, देखिए ये रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है इसको लावा कहा गया है, इसी को लावा कहा गया, इसी को मैग्मा कहा गया। ये एक तरीके से जो छिद्र होता है प्रॉपर्टी का उससे निकलता है और ये एक आग टाइप अग्नि टाइप की होती है जो गैस के माध्यम से बाहर की ओर आ जाती है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, और ये भी अचानक होता है। ये जैसे कि इसमें बताया गया भूप्रपटी, मेंटल और मैग्मा कॉस्ट, लावा रेड कलर का जो है, और ये जो निकासी है वो है वेट कहते हैं, और जो ये दिख रहा है आपको ये क्रेटर कहलाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी भी पृथ्वी से बाहर आता है, स्थलमंडल में देखने को मिलता है। भूकंप भी पृथ्वी के कंपन को कहा जाता है। भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के कांपने को कहते हैं। और अधिकेंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्रों के भू सतह पर उसके निकट स्थानों को अधिगम केंद्र कहते हैं। इट्स मीन जैसे ये चित्र दिखाया गया है, भूकंप के बारे में ही बताया गया है। इसमें ये बताया गया जिधर जब भूकंप आता है तो उसका कोई ना कोई अधिकेंद्र या केंद्र होता है और केंद्र पर अत्यधिक नुकसान देखने को मिलता है, और ये पूरी पृथ्वी पर एक तरंग टाइप की उठती हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया ये तरंगे हैं जो दिख रही हैं, वाइट सी ये दिख रही हैं, ये पूरी पृथ्वी पर तरंगे हैं और इन तरंगों से ही कंपन उत्पन्न होता है। और इसका जो बीच का सेंटर जो होता है उसको केंद्र कहा जाता है या उपकेंद्र। और जब भी भूकंप आता है उसका कोई ना कोई केंद्र होता है और उस केंद्र पर अधिक नुकसान होता है। तो इस चित्र में प्लेट सीमाएं हैं, इस चित्र में प्लेट सीमाएं हैं और ये प्लेट सीमा है और अधिकेंद्र है, और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए ये सभी दिशाओं में ये बाहर की ओर निकलती हैं, यानी भूपट्टी से बाहर की ओर निकलती हैं। मैंने बताया कि जो केंद्र होता है वहाँ अत्यधिक नुकसान पहुँचता है भूकंप आने पर। आइए थोड़ा सा जानकारी ले लें। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्री तरंगे जिससे अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, और एस तरंगे जो अनुप्रास तरंगे कहलाता है सेकंड, और तीसरा जो है एल तरंगे जो पृष्ठ तरंगे कहलाती हैं। 3 तरीके की हमारी तरंगे होती हैं, भूकंप की 3 तरीके की ये तरंगे होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये गुजरात में भूकंप के दृश्य को बुक में दर्शाया गया। ये गुजरात में जब भूकंप आया था कितना नुकसान हुआ था उसका दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसका अंदाज़ा भी लगाया जाता है।
सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना या अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जो जानवर होते हैं उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाता है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांप का धरातल पर आना, यानी सभी सांप, जब भूकंप वगैरह आने की संभावना होती है तो ऐसी कंडीशन में जो मछलियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर आ जाती हैं, सांप जो है वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने, और जो जानवर होते हैं उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, यानी उन्हें पहले ही इस चीज़ का आभास हो जाता है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ये रहा भूकंप लेखी को भूकंप नापा जाता है कि वो, और इसे रिक्टर स्केल में नापा जाता है, और ये तीव्रता बताता है कि कितनी तेज़ भूकंप आया था और किस तरीके का भूकंप था। अब है भूकंप से बचाव की तैयारियाँ। भूकंप से बचाव की तैयारी क्या है? जैसे कि हम घर में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो हमें कोई ऐसी मजबूत जगह छुपना है जहाँ पर अगर उस पर कुछ गिरे तो हमें कुछ ना हो, जैसे कि स्लेब वगैरह हो गई या किसी लकड़ी के काउंटर हो गए, उनके नीचे छुपना है और कोने पर रहना है हमें। इस तरीके से हमें बचाव अपना करना होता है जब अचानक कभी भूकंप आता है। जैसा कि इधर बताया, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, ठीक है। और अगला, इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान और चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना होता है हमें। और पहले से तैयारी, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, यानी कभी भी कोई आपदा आ जाए तो उसको आराम से आप सब मतलब उसका डटकर मुकाबला करें, उससे घबराएं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य स्थल कृतियाँ क्या हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी में कई सारी प्लेटें हैं, सेल है, अग्नि है, और इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे घटक भी हैं, जीव है, जंतु है, जल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं, और पृथ्वी में जो पेड़ हैं उनसे अब मिट्टी का कटना, ये सारी चीज़ें पूरी मुख्य कृतियों में ही ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। देखिए, खड़े ढाल वाले से नदी गिरती है तो वो क्या बनाती है? जलप्रपात। ये देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल और खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कठोर शैल, ये जो है ये कठोर शैल है, और ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृद शैल, ये मृद शैल में आते हैं, ठीक है। और ये चित्र पूरा का पूरा जो ये चित्र दिया गया है ये जलप्रपात का है। आइए थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। विश्व में छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात है। और जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियागा जलप्रपात है। अफ्रीका में जार्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के मैदान में
अक्सर क्या होता है, बाढ़ मैदानों में नदी द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ, ये स्थलकृतियाँ बन जाती हैं। इसमें विसाप और चाप झील, ये सारी चीज़ें जो है देखने को हमें मिलती हैं। आइए पढ़ते हैं। जब नदी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के मोड़ मार्गों को बहने वाली मोड़ मार्गों को विसर्प कहते हैं। बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। मोड़ का मतलब एक तरीके से लेफ्ट एंड राइट जो होते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं, उसकी बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं मोड़ों के और विसर्प के कारण ही मिट्टी का अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। और विसर्प लूप के सिर निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनते हैं, और उससे एक अलग झील बन जाती है। जब मोड़ से वो कट कर मिट्टी हटने लगती है और पानी आ जाता है, तो फिर ऐसे में एक वो अलग झील बन जाती है, और अलग झील बना देते हैं, जिससे वो चाप झील कहते हैं। और वही आगे चलकर कौन सी झील में तब्दील हो जाती है? चाप झील में। ये देखिए यहाँ दर्शाया गया है। और मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं, और इसी समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उथनी तटों को तटबंदी कहते हैं। नदी के उथनी तटों को तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह, जो नदी का बहाव है पानी का, बहुत धीरे हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुछ छोटी नदियों के नाम ढूंढ लें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्र तरंगों के कार्य क्या होते हैं? जो समुद्र में जो तरंगे होती हैं उनका कार्य क्या होता है? समुद्र तरंगों से अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलकृतियाँ बनती हैं, और ये समुद्री तरंग लगातार शैलों से निकट रहती है। इससे दरार विकसित होती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, ये समुद्री गुफा है, ये तटीय मेहराब है, और ये स्टैक है। ये तीन चीज़ दिखाई गई हैं इसमें। अब क्या होता है कि जो समय के साथ साथ बड़ी या चौड़ी होती हैं उनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ समझने के लिए। समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समुद्री तरंग होती हैं वो शैलों से टकराती हैं, और क्या होता है, शैलों से टकराने के बाद उनके बीच दरार बन जाती है, दरार उत्पन्न हो जाती है, और टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, और जो दरार बनती जाती है वो बड़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है, और इसी से समुद्री गुफा बन जाती है। ये एक तरीके से ये रहा, ये इसी को समुद्री गुफा कहा गया है। ये समुद्री गुफा कहते हैं। ये एकदम में नहीं बनती, टाइम लगता है। पानी का टकराव होता है, दरार बनती है, दरार से वो थोड़ा चौड़ा होता चला जाता है, और जब चौड़ी हो जाती है तो उसे समुद्र गुफा कहने लगते हैं। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर ही इनमें केवल छत ही बचती है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें केवल छत ही बचती है, और छत बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, और जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जो छत ही बचती है उसे हम कहते हैं तटीय मेहराब। तटीय मेहराब कहते हैं। और आगे लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, और लगातार अपरदन होने से, कटाव होने से क्या होता है, छत को भी इसके तोड़ देते हैं, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी आकृतियों को स्टॉप कहते हैं। और जो दीवारें बचती हैं
उसको क्या कहते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक ये रहा, इसको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमनद के कार्य क्या थे? हिमनद एक हिमानी बर्फ़ की नदी होती है जिसमें हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों की आपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य अपर्दन कराती है। हिमनदी गहरे गतों का निर्माण करती है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछटी मिट्टी निक्षेपित होती है, तो ये निक्षेप हिमनदी हिममोड़ निर्माण करते हैं। ये देखिए, निक्षेपण से हिमनोद का निर्माण कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पवन के कार्य क्या होते हैं? देखिए, पवन जिसे हम हवा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं जब रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में पवन, इससे अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। देखो, रेगिस्तान में अपर्दन तो होना ही, निक्षेपण तो होना ही है। ठीक है, और रेगिस्तान में आप छात्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिसमें सामान्यतः छात्रक शैल कहते हैं। छात्रक के आकार के शैल देखोगे जिन्हें हम आम में छात्रक शैल कहते हैं। और पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, और ये निचले भाग को आसानी से काट लेती है। और पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है और इसीलिए शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत है। और पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, यानी हवा के बहाव से रेत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है और इसको बालू का डिब्बा कहा जाता है। यानी एक ही जगह पर रेत पूरी इकट्ठा हो जाती है, और जब इकट्ठा हो जाती है तो उसे बालू का डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु में उड़कर अत्यधिक दूर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोहास कहते हैं। जब ये छोटे छोटे कण विस्तृत यानी एक ही जगह आ जाते हैं तो उसे लोहास कहते हैं। और ये चीन में विशाल लोहास निक्षेप पाए जाते हैं, और ये चीन में सबसे ज़्यादा अत्यधिक होता है। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये वीडियो और ये चैप्टर समझ आया है आप सभी को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।